नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का अगला लेक्चर पढ़ेंगे जो कि अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव है। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो दो प्रमुख उद्देश्य थे। अपने उद्योगों के लिए कच्चा सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमत पर बेचना। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों से गुजरा था। ये 3 चरण कौन कौन से थे? तो यह 3 चरण वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद था। यह 3 चरण, तो इसे हम लोग थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे क्योंकि यह थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहला चरण था वाणिज्यिक चरण, जो कि 1757 से लेकर 1813 तक चला था। देखिए, कंपनी के द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और दक्षिण के कुछ हिस्से पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया और वहाँ पर लगान की राशि को बड़ी बेरहमी से वसूला गया था। ठीक है, पहले क्या होता था, यानी कि मुगल काल में, अंग्रेज से पहले जो मुगल काल था, तो पहले की व्यवस्था में कर और लगान की राशि भारत में ही खर्च होकर वापस लोगों तक पहुँच जाती थी। ठीक है, जो मुगल थे वो जो कर उगाही करते थे, ठीक है, वो भारत में ही खर्च करते थे, जिससे क्या हुआ कि जिससे व्यापार और उद्योग जो है वो अच्छे से चलते थे, फलते फूलते थे। लेकिन कंपनी के द्वारा वसूल किए गए कर और लगान की राशि भारत में खर्च नहीं किया जाता था, उसे इंग्लैंड निर्यात कर दिया जाता था। ठीक है, भारत से वसूला और उसे उठा के इंग्लैंड भेज दिया गया, जिससे इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि इस राशि, यह जो राशि कंपनी को प्राप्त हुआ था, इंग्लैंड को प्राप्त हुआ था, यह राशि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो पहला जो चरण होता है, यानी कि जो वाणिज्यिक चरण है, वो 1757 से लेकर 1813 तक, यह मुख्यतः आर्थिक लूट पर केंद्रित था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा चरण है औद्योगिक मुक्त व्यापार, 1813 से लेकर 1858 तक। तो 1813 में हम लोग जानते हैं, 1813 में क्या हुआ था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। जो कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त हो गया था और अब जो है सभी ब्रिटिश लोग जो है आके व्यापार कर सकते थे। तो इसमें इस चरण में क्या हुआ कि भारत को, चूँकि औद्योगिक क्रांति हो गया था, औद्योगिक क्रांति के बाद उन्हें एक बाज़ार चाहिए, तो भारत को एक बाज़ार, ठीक है, भारत को एक बाज़ार और कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले के रूप में देखा जाने लगा। और तो इससे क्या हुआ कि देखिए कि यूरोप में जो मशीनों से बने कपड़े थे, उसके सामने भारतीय हस्तशिल्प जो थे, उनके द्वारा जो बनाए कपड़े थे, वह थोड़ा महंगे हो गए थे। तो मार्केट में क्या हुआ, हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प के द्वारा जो बनाए कपड़े थे उसका डिमांड कम हो गया। और साथ ही क्या किया गया कि कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा रेलवे का विकास किया गया और रेलवे के द्वारा ग्रामीणों तक पहुंच बनाया गया और जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ से कच्चे माल को उठाया जाने लगा। तो इस चरण में मुख्यतः अपने उद्योगों का विस्तार किया गया था। और तीसरा जो चरण था, तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इसमें देखिए कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो पूंजी का संचयन हुआ था, यानी कि पूंजी का जो सृजन हुआ था, उस पूंजी के द्वारा फिर से, यानी कि पैसे से और पैसा बनाने की बात सोची गई। तो इसमें क्या किया गया कि भारत में रेलवे में निवेश किया गया और रेलवे में निवेश जिन्होंने किया, अंग्रेज़ों के द्वारा जो किया गया, उसमें 5% ब्याज की गारंटी दी गई। साथ ही
चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग, इन सब में निवेश किया गया। ठीक है, और यह जो निवेश हुआ, इस निवेश में भारतीयों को जो सार्वजनिक ऋण दिया गया था निवेश के लिए, उस ऋण पर ब्याज की अदायगी भी करनी थी। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक खोखली हो गई थी। तो ये 3 चरण हम लोग समझे। आगे बढ़ते हैं। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भू राजस्व वसूलने के लिए की गई। तो ठीक है, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई? 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके किया गया था। और यह व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यह व्यवस्था वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए, जो इजारेदारी प्रथा था, इजारेदारी प्रथा क्या था? तो इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता था। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था कि हाँ भाई हम इतना राजस्व वसूलेंगे, ठीक है, उसको वसूली करने का अधिकार मिल जाता था। तो मुख्यतः 5 वर्षों तक का अधिकार मिलता था, 5 वर्षों तक का। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे कालांतर में किस व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। और अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में आया था। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्रफल का कितना भूभाग शामिल था? तो यह था 19% भूभाग शामिल था अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत। और जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू था। यह आपको याद रखना है कि किस किस क्षेत्र में लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में भूस्वामी जमींदार भू राजस्व वसूली का कितना हिस्सा अपने पास रखते थे? ठीक है, तो 10वां या 11वां हिस्सा अपने पास रखते थे, 10वां या 11वां हिस्सा। किसके द्वारा बंगाल में इस्तीमारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो यह जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसी को जो आपका ये अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तीमारी बंदोबस्त कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी दूसरी व्यवस्था। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? पहला अस्थाई बंदोबस्त। तो इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है वह बारामहल तमिलनाडु में की गई थी। रैयतवाड़ी की कहाँ की गई थी? बारामहल तमिलनाडु में की गई थी। और कितने ब्रिटिश भारत के कुल कितने भू क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? तो 51% हिस्से में। पहले हम लोग पढ़े जो अस्थाई बंदोबस्त था वह कितने प्रतिशत? 19% में था। और यह जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 51% हिस्से में लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक को ही भूस्वामी माना जाता था। ठीक है, कृषक को ही भूस्वामी माना जाता था। इसे भूमि की कुल उपज का कितना प्रतिशत लगान कंपनी को देना होता था? तो 30 से 35% जो है लगान जो है वह कंपनी को देना पड़ता था। और अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? जमींदार को देना पड़ता था जमीन। ठीक है, और इसमें किसान थे रैयतवाड़ी में, इसी तो नाम है रैयतवाड़ी। 1836 ईस्वी के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसके द्वारा सुधार किया गया? देखिए, सुधार किसके द्वारा किया गया? तो विंगर और गोल्डस्मिथ के द्वारा सुधार किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो यह जो माल गुजारी बंदोबस्त है यह कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। बंगाल का, यह मुख्यतः बंगाल का है। यह कह सकते हैं ये अस्थाई बंदोबस्त ही था, एक तरह से अस्थाई बंदोबस्त ही था। देखिए, अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस के द्वारा।
नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो वह थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। महालवाड़ी, अब आ गए हम लोग महालवाड़ी में। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो यह व्यवस्था 30% क्षेत्र पर लागू था। तो हम लोग पहले अस्थाई में कितना था? 19%। रैयतवाड़ी में कितना था? 51%। महालवाड़ी में कितना है? 30%। ठीक है, इस व्यवस्था में दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत जिसे कि संयुक्त प्रांत भी कहा जाता है, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। ठीक है, तो महालवाड़ी में कौन कौन था यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था के निर्धारण में किस सिद्धांत का प्रभाव माना जाता है? ठीक है, तो रिकार्डो का लागान सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वह रिकार्डो की लगान सिद्धांत से प्रेरित थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में पड़ने वाले अकालों का मुख्य कारण क्या था? तो वाणिज्यिक फसलों की अधिक पैदावार से खाद्यान्नों की कमी हो गई थी। तो वाणिज्यिक फसल क्या था? जैसे जूट हो गया, कॉफ़ी, रबड़, चाय। ठीक है, ये सब वाणिज्यिक फसल का अधिक पैदावार किया जाने लगा था, जिससे कि खाद्यान्नों की कमी हो गई। ब्रिटिश भारत में कौन सा समय अनौद्योगिकरण तथा विऔद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है? तो 1800 से लेकर 1850 के मध्य का काल। परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर यह किसने कहा कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं? यह जो कथन है, यह कथन किसके द्वारा? यह कथन गवर्नर जनरल बेंटिक के द्वारा दिया गया है। वह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर जो भारत में सूती माल की मांग थी में सूती माल की बाढ़ ला दी। यह किसने कहा था? यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो हम लोग जो द्वितीय चरण में पढ़े थे जो कॉन्सेप्ट, वह उन्होंने इस कथन में पूरा दे दिया है। ठीक है, देखिए सूती माल की बाढ़ ला दिया था, चूँकि मशीनों से बने थे। यूरोप में जो मशीनों से बने सस्ते कपड़े थे उसे भारतीय बाज़ारों में ला दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद के युग में भारत में अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत की गई। ठीक है, 1860 के बाद पूंजी निवेश के प्रमुख क्षेत्र थे सरकार को ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बाग, कोयला खदानें, जूट मिलें, जहाजरानी, बैंकिंग, ये सारे थे। तो इस समय सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो इस समय इन सभी में सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले कि रेलवे में 5% ब्याज की जो है वो गारंटी दी गई थी। ब्रिटिश पूंजी निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में रेल निर्माण था। रेल निर्माण में ब्रिटेन का कोई पूंजीपति जितनी पूंजी लगाता था उस पर सरकार से कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी मिलती थी? तो 5%। अभी हम लोग पढ़े। भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो यह बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई। कब बिछाई गई? तो 1853 में। कार्ल मार्क्स ने भारत में बिछाई गई रेल लाइन को क्या कहा? आधुनिक युग का अग्रदूत। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय उद्योगों में वह पहला उद्योग जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई क्या थी? तो सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में बम्बई में कावसजी नाना भाई डाबर के प्रयासों से लगाई गई। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कब
1854 में। कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? कावसजी नानाभाई डावर के प्रयासों से लगाई गई। ठीक है, तो प्रथम जूट मिल भारत में कब और कहाँ लगाई गई? सूती वस्त्र का तो बता दिया, पूछ रहा है कि जूट मिल भारत में कब और कहाँ लगाई गई। तो जूट मिल 1855 में रिसरा में लगाई गई, जो कि बंगाल में है। 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, यह महत्वपूर्ण है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो जमशेदपुर में की गई। और कब की गई? यह बहुत महत्वपूर्ण है, कब की गई, डेट यह महत्वपूर्ण है, 1907 में की गई थी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना। ब्रिटिश भारत में नई कृषि तथा भू राजस्व व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी। इस कमी के कारण किस वर्ष उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था 1866-67 में। कारण क्या था? नई कृषि तथा भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत में। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में की? तो यह 1916 ईस्वी में की गई थी और सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में की गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान रखना है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी कौन था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा। ये देखिए, प्रथम वैज्ञानिक आकलन है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक आकलन, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन इनके द्वारा किया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सब लेख जो है धन के बहिर्गमन की व्याख्या करता है। यह लेख किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह लेख जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि और इस तरह का एक क्वेश्चन है कि जैसे पूछ सकता है आपसे कि 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। किस टिकट पर? लिबरल पार्टी के टिकट पर। आपको यह ध्यान रखना है। देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त की किस पुस्तक को भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो वह है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। यह भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। किस अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा? तो पर्सिवल स्पीयर थे। पर्सिवल स्पीयर ने जो हम लोग पहला चरण पढ़े थे उसे खुली और बेशर्म लूट का काल कहा। औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो वह था कृषि। ठीक है, वह था कृषि। तो यह देखिए, हम लोग देखिए तो ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव था, उसमें उस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फैक्ट हो सकते थे, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट को हम लोग देखें और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।